क्वेश्चन इज रिवीजन ऑफ क्लिनिकल्स ऑफ पेरिनियम। तो ये क्लिनिकल्स की रिवीजन हम पहले करेंगे स्नेल से, फिर इसके बाद हम देखेंगे केएलएम से। पहला क्लिनिकल है पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस का मतलब यह होता है कि पोर्टल सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज का कम्युनिकेट करना या फिर एनास्टोमोस करना सिस्टमिक वेनस सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के साथ। पोर्टल का मतलब पोर्टल वेन, सिस्टमिक का मतलब सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, तो उसको पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस भी कह सकते हैं। तो जो रेक्टल वेन्स होती है इंपॉर्टेंट पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस बनाती है। कैसे? जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो कहाँ पे ड्रेन करती है? पोर्टल वेन में। और इंफीरियर रेक्टल वेन कहाँ पे ड्रेन करती है? सिस्टमिक वेन में। तो ये इंपॉर्टेंट हम उनका आपस में एनास्टोमोसिस होता है कि सुपीरियर रेक्टल वेन पोर्टल वेन में, इंफीरियर वाली सिस्टमिक वेन में। अब इनके एनास्टोमोसिस को देखने के लिए आपको नजर आ रहा होगा सुपीरियर रेक्टल, ये आर्टरी है, और आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ये सुपीरियर रेक्टल वेन। ये सुपीरियर रेक्टल वेन है। सुपीरियर रेक्टल वेन कहाँ पे ड्रेन हो रही है? या फिर कंटिन्यूएशन है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन की। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन जाती है स्प्लेनिक वेन में, स्प्लेनिक वेन जाती है पोर्टल वेन में। दूसरी तरफ यहाँ पर जो इंफीरियर रेक्टल वेन है ये कहाँ पे जा रही है? ये जा रही है इंटरनल पोडेंटल वेन में। इंटरनल पोडेंटल वेन इंटरनल इलियक वेन में, इंटरनल इलियक वेन कॉमन इलियक वेन में, कॉमन इलियक वेन इंफीरियर वेन के बाद। इंफीरियर वेन के बाद पोर्टल वेन की दरमियान एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है इंफीरियर रेक्टल वेन में और सुपीरियर रेक्टल वेन में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगला क्लिनिकल है इंटरनल हेमोरॉइड्स या पाइल्स। तो फिर इंटरनल हेमोरॉइड्स या पाइल्स का क्या मतलब होता है? जिस तरह लोअर लिम्ब में वेरिकोस वेन होती है, इसी तरह जो सुपीरियर रेक्टल वेन, जिसको हेमोरॉइडल वेन भी कहते हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें वेरिकोसिटी देखने को मिले और वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर हो, तो फिर इसको बोलते हैं पाइल्स या हेमोरॉइड्स। आपको यहाँ से इस डायग्राम से देख लेते हैं। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा ये कौन सी वेन है? सुपीरियर रेक्टल वेन, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी में अगर हमें वेरिकोसिटी देखने को मिले और ये वेरिकोसिटी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर हो और ये सब म्यूकोसा के अंदर एक्सटेंड करे, तो उसको बोलते हैं पाइल्स। और ये पाइल्स किस पोजीशन में हमें देखने को मिलते हैं? 3-7 क्लॉक पोजीशन पे, यानी हमने एंगल किनार की पोजीशन कर ली। जिस तरह क्लॉक की पोजीशन यहाँ पे 3 बजते, यहाँ पे 7 बजते, यहाँ पे 11। और ये किस हिसाब से है? ये लिथोटॉमी पोजीशन पे है। अभी लिथोटॉमी पोजीशन कौन सी होती है? ये वो पोजीशन है जिसमें जो फीमेल है वो स्वाइन पोजीशन में होती है, जिसके इसके हिप जॉइंट की फ्लेक्शन होती है और एबडक्शन होती है, और फीट को एक जगह पे प्लेस किया जाता है स्टीरअप के जरिए। और ये पोजीशन यूज करती है पेल्विक एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल। दोबारा बता देता हूँ, हिप जॉइंट के फ्लेक्शन और एबडक्शन होना और फीट को अपनी जगह के ऊपर फ्लेक्स कर लेना। तो फिर इस पोजीशन को बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन में इंटरनल हेमोरॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock। अब एनाटॉमिकली हेमोराइड होता क्या है? एनाटॉमिकली हेमोराइड एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड और सब म्यूकोजा, यानी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा। और इस फोल्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सुपीरियर रेक्टल वेन की वेरिकोस ट्रिब्यूटरी और टर्मिनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच और सुपीरियर रेक्टल वेन की वेरिकोस ट्रिब्यूटरी, ये दो चीजें देखने को मिलती है इस हेमोराइड के अंदर। जो इंटरनल हेमोराइड होती है इनके हमने 3 डिग्री कर देती है डिपेंडिंग अपॉन ऑन देयर कोर्स। अगर वो इंटरनल हेमोराइड सिर्फ इनल किनार के अंदर हो, बाहर प्रोजेक्ट ना करे, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। हाँ, अगर जब ये बाहर प्रोजेक्ट करती है डेफिकेशन में, लेकिन जब डेफिकेशन एंड होती है तब वापस चली जाती है, तो उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री हेमोरॉइड। या फिर ये होता है कि अगर डेफिकेशन हो गई है, डेफिकेशन खत्म होने के बावजूद भी अंदर नहीं गए, तो फिर इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री हेमोरॉइड। तो फिर आपको इंटरनल हेमोरॉइड्स में क्या देखने को मिलेगा? सुपीरियर रेक्टल वेन की ट्रिब्यूटरी, या फिर स्पेसिफिक हम ये कह सकते हैं इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, क्योंकि इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सस को ड्रेन करने वाली यही वेन होती है। ये तो हो गया। अब इंटरनल हेमोराइड कहाँ पे होती है? इंटरनल हेमोराइड होते हैं अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल। अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल को सप्लाई करने वाले ऑटोनॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो फिर ऑटोनॉमिक है तो फिर यहाँ पे पेनलेस होगा और जो सेंसिटिविटी होगी सिर्फ स्ट्रेच के लिए होगी। तो ये बताता है कि इंटरनल हेमोराइड सिर्फ एकिंग सेंसेशन देते हैं, एक्यूट पेन नहीं देता, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको इनर्वेट कर रहा है। अब इनकी कॉजेज क्या हो सकती है? कॉजेज वही होगी कि किसी तरह हमने वेरिकोसिटी बढ़ानी है। तो फिर वेरिकोसिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कराना पड़ेगा? सबसे पहले बात कि वेन की कंजेनिटल जो वेन की वाल होती है इसमें कंजेनिटल वीकनेस हो, तब भी हेमोराइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ हमें लेग और लेग के लेग की वेरिकोस वेन भी हेमोराइड के साथ देखने को मिलती है। दूसरा काज क्या होगा? दूसरा काज ये होगा कि जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। कहने का मतलब एनल कैनाल सबसे नीचे होती है, और डिपेंडेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन का मतलब ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। दूसरी बात इसमें वेल्वलेस होती है। तो फिर ये होगा क्या? तो अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी लूज कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोजा से, तो फिर क्या होगा? फिर वेनस रिटर्न काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट हो जाएगा। वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हेमोरॉइड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसमें क्या-क्या आ सकता है? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगती है ब्लैडर की रेक्टम की वाल में। दूसरा प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी प्रेशर लगता है सुपीरियर रेक्टल वेन पर, ग्रेविड यूट्रस की वजह से होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन ये भी
हेमोराइड काज कर सकती है। इसके साथ कैंसरस ट्यूमर ऑफ रेक्टम, अगर वो सुपीरियर रेक्टल वेन को ब्लॉक करे, इसके ड्रेनेज पाथवे को ब्लॉक कर दे, तभी हेमोराइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी हमने किसी तरह सुपीरियर रेक्टल वेन की ट्रिब्यूटरी में ब्लड पास नहीं होने देना, आगे ऊपर जाने नहीं देना, तभी वेरिकोसिटी देखने को मिलेगी और इसको बोलेंगे इंटरनल हेमोराइड्स। तो कैंसरस ट्यूमर, पोर्टल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और इसके साथ होगा कॉन्जेनिटल वीकनेस हो वेन वाल। और यहाँ पे मैंने 1 2 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो इसके हेमोराइड होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होती है। पहली बात, इनकी डिपेंडेंट पार्ट है, ग्रेविटी पर डिपेंड होता है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोसा से लिटिल सपोर्ट देता है। तीसरा, इसका वेनस इंटरप्टेड होता है मस्कुलर कॉर्ड ऑफ रेक्टम की वजह से डेफिकेशन में, जिसकी वजह से अगर प्रोलॉन्ग डेफिकेशन हो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में, तब इसका वेनस आउटफ्लो ब्लॉक हो जाएगा और इंटरनल हेमोराइड हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड। इंटरनल हेमोराइड था सुपीरियर रेक्टल वेन की ट्रिब्यूटरी। जो एक्सटर्नल हेमोराइड होगा वो होगा इंफीरियर रेक्टल वेन की ट्रिब्यूटरी, और ये पैक्टिनियल लाइन से नीचे देखने को मिलेगा। तो फिर वेरिकोसिटी और ट्रिब्यूटरी और इंफीरियर रेक्टल वेन जब एनल मार्जिन की तरफ आती है, कहाँ पास करती होती है इंफीरियर रेक्टल वेन? ये पास करती है इसको एनल फोसा में। ये इंटरनल हेमोराइड स्किन से कवर होती है, जबकि वो कवर होते थे म्यूकस मेम्ब्रेन से, और ये भी वेल स्टैब्लिश होते हैं इंटरनल हेमोराइड के साथ। ठीक हो गया? तो ये स्किन से कवर होगी या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिस मर्जी से कवर हो सकते हैं। इनको इनर्वेट करने वाली नर्व है इंफीरियर रेक्टल नर्व। इंफीरियर रेक्टल नर्व और सोमैटिक नर्वस सिस्टम की नर्व है, जिसका जो सेंसिटिव है पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर के लिए। ऊपर वाले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली नर्व्स थी जो सेंसिटिव थी स्ट्रेच के लिए, लेकिन ये होगी पेन, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर के लिए, जिसकी वजह से एक्सटर्नल हेमोराइड काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। और जो थ्रोम्बोसिस होता है एक्सटर्नल हेमोराइड का, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसके कॉज क्या होते हैं? इसका कॉज होता है कि कफिंग या फिर स्ट्रेनिंग इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ये जो टेंडर स्वेलिंग होती है उससे भी हम पहचान सकते हैं कि एक्सटर्नल हेमोराइड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक हो गया? तो फिर कफिंग और स्ट्रेनिंग से डिस्टेंशन हो सकती है हेमोराइड की। अब है पेरी एनल हिमाटोमा। पेरी एनल का मतलब होता है सराउंडिंग द एनल कैनाल। हिमाटोमा का मतलब होता है ब्लड क्लॉट का बन जाना, यानी इसका मतलब पहले कोई हैमरेज हुआ होगा, उसके बाद क्या बना होगा? कोई ब्लड क्लॉट बना होगा, कोई लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा। ठीक हो गया? तो पेरी एनल हेमाटोमा का मतलब होता है स्मॉल कलेक्शन ऑफ ब्लड, के ब्लड का कलेक्ट हो जाना बीनीथ द पेरी एनल स्किन, पेरी एनल स्किन के नीचे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, पेरी एनल हिमाटोमा को। तो यहाँ पर बताया है उसने। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको पेरी एनल हिमाटोमा नजर आ रहा होगा, ये स्किन से नीचे लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसका मेन कॉज क्या होगा? मैंने कहा था कि ब्लड की कलेक्शन करवानी है तो फिर हमें रप्चर कराना पड़ेगा, हेमरेज कराना पड़ेगा सबक्यूटेनियस वेन का, क्योंकि यहाँ पे स्किन से नीचे पड़ा हुआ है। स्पेसिफिकली अगर एक्सटर्नल हेमोराइड की अगर रप्चर होता है तब हमें पेरी एनल हिमाटोमा देखने को मिलता है। और चूंकि एक्सटर्नल हेमोराइड को सप्लाई करने वाला सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो ये हेमोराइड काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। अब हम देखने वाले हैं एनल फ्यूचर। जब हमने एनल किनाल की ग्रॉस एनाटॉमी देखी थी, तो फिर एनल किनाल के लोअर जो एनल किनाल के हम कह सकते हैं, जो वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम्स होते थे, उनको बोलते थे एनल कॉलम्स। एनल कॉलम्स के लोअर एंड को जोड़ने वाले स्पेशलाइज्ड फोल्ड्स होते थे, उनको बोलते हैं एनल वाल्व्स। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे होना चाहिए, ये होगा एनल कॉलम, यहाँ से आपको दिखा देते हैं। तो एनल कॉलम होता क्या है? ये लॉन्गिट्यूडिनल या फिर वर्टिकल फोल्ड्स होते हैं म्यूकोसा के, इनको जोड़ने वाले सेमिलुनर फोल्ड होते हैं, उनको बोलते हैं एनल वाल्व। अब एनल कॉलम को जोड़ने वाले एनल वाल्व से अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा, इसकी वजह से एनल वाल्व टेयर हो जाएंगे। क्यों टेयर हो जाएगी? क्योंकि जो फीकल मैस होगा वो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगा? काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से ये एनल वाल्व्स के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। जब एनल वाल्व डैमेज हो जाएगा तो फिर एक अल्सरेटेड मास देखने को मिलेगा, उस अल्सरेटेड मास को कहेंगे एनल फिशर। तो यहाँ पे देख लेते हैं एनल फिशर, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये एनल कॉलम है, ब्लर हो गया काफ़ी। हाँ, ये एनल कॉलम है, एनल कॉलम को जोड़ने वाला एनल वाल्व है, और एनल वाल्व की अगर टेयरिंग हो जाए तो फिर ये एक फिशर सा बना देता है, फिर अल्सरेटेड मैस बनाता है, उस अल्सरेटेड मैस को बोलते हैं एनल फिशर। ठीक हो गया? और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। इसकी साइड कॉमनली क्या होती है? कहते हैं ज़्यादातर ये होता है मिड लाइन में पोस्टीरियरली, तो फिर इसकी साइड क्या होगी? ये मिड लाइन पोस्टीरियरली, या कभी कभार एंटीरियरली भी होगा। और इसका कॉज क्या होगा? लैक ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड बाय सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इसके 3 पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस और डीप पार्ट होता है। जो सुपरफिशियल पार्ट होता है इसके पास कोई ये एनल किनाल को सर्कल नहीं करता, बल्कि इसके लैटरल साइड से गुजर जाता है। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये इसके 3 पार्ट,
एक है सबसे ऊपर वाला सबक्यूटेनियस, इसके बाद आता है सुपरफिशियल और एक आता है डीप। जो सुपरफिशियल वाला पार्ट है ये इसको सही तरह सराउंड नहीं करता बल्कि इसके लैटरल साइड से निकल जाता है, लेकिन जो डीप वाले पार्ट और सबक्यूटेनियस पार्ट इसको पूरी तरह इनसर्कल कर दिया। अब चूंकि इनल वाल्व्स टियर हो गई है तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, म्यूकोजा को सपोर्ट नहीं मिलेगी, एनल कॉलम को सपोर्ट नहीं मिलेगी इनके म्यूकोजा को, तो फिर वो क्या करेंगे, ड्रॉप कर जाएगी। अब जो साइट ऑफ इनल फिशर है, ठीक हो गया, तो इनल फिशर कहाँ पे होता है, नॉर्मली लोअर हाफ ऑफ इनल किनाल में होता है, लोअर हाफ ऑफ इनल किनाल, और लोअर हाफ ऑफ इनल किनाल को सप्लाई करने वाली नर्व होती है इंफीरियर रेक्टल नर्व। इंफीरियर रेक्टल नर्व अगर डैमेज हो जाए तो फिर इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे डैमेज इरिटेटिव लीजन हो जाए, अगर इंफीरियर रेक्टल नर्व की इरिटेटिव लीजन हो जाए तो एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर का स्पाज्म देखने को मिलेगा। जब एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर का स्पाज्म देखने को मिलेगा तभी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, इंटेंस पेन देखने को मिलेगा। तो ये है इनर फिशर, कास्ट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, कहाँ पे होगा, लोअर हाफ ऑफ इनर किनाल में होगा। एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर को क्या करेगा, इसको इरिटेट कर देगा, इसकी नर्व को इरिटेट करेगा, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरी इनल एब्सेसिस। पेरी एब्सेसिस का मतलब होता है पस की कोलेक्शन होना, पस की कोलेक्शन होना, ठीक हो गया। तो अगर फेसिस होगा या फीकल ट्रॉमा मिले हमें इनर म्यूकोजा को, मतलब फेसिस अगर हार्ड और डैमेज करे इनर किनाल की म्यूकोजा को, तो फिर यहाँ पर इन्फेक्शन के सब म्यूकोजा में एंट्री होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि म्यूकोजा तो डैमेज हो गया है, तो सब म्यूकोजा में इन्फेक्शियस पार्टिकल एंटर हो जाएगा और वहाँ पे पस की कलेक्शन होगी। ऐसी पस जो पेरी इनल स्किन के बीनीथ हमें देखने को मिले तो उसको बोलेंगे पेरी इनल एब्सेस, पेरी इनल एब्सेस। अब पेरी इनल एब्सेस से भी डिफरेंट कैटेगरी की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की नेचर। अगर वो सब म्यूकोसा के अंदर हो तो उसको बोलेगा सब म्यूकोसा एब्सेस, अगर वो पेरिनल स्किन के नीचे हो तो फिर उसको बोलेंगे हम सबक्यूटेनियस एब्सेस, अगर वो स्क्यू रेक्टल फोसा या फिर स्क्यू एनल फोसा में हो तो उसको बोलेंगे स्क्यू रेक्टल एब्सेस। कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाली जो स्क्योरेक्टल एब्सेस होती है ये पीछे से एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं डीप पोस्टनेटल स्पेस, डीप पोस्टनेटल स्पेस। इसकी वजह से स्क्यू एनल फोसा आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर एक साइड के स्क्यू एनल फोसा की एब्सेस दूसरे साइड के स्क्यू एनल फोसा की एब्सेस को नुकसान यानी वहाँ पे पहुंचा देती है, या मतलब राइट साइड की पहुंच गई लेफ्ट साइड पर वाया डीप पोस्टनेटल स्पेस। इस टाइप की एब्सेस को बोलते हैं हॉर्स शो एब्सेस। उसके साथ ये भी हो सकता है कि एब्सेस हमें एम्पुल ऑफ रेक्टम और अपर सरफेस ऑफ लिवेटर नाई के दरमियान देखने को मिले, इसको बोलते हैं पेल्वी रेक्टल एब्सेस। यहाँ से डायग्राम से देखते हैं सारी एब्सेस को। तो पहले एब्सेस बताया था सबम्यूकोजल एब्सेस जो कहाँ पे होगा, सबम्यूकोजा में होगा। दूसरा बताया आपको मैंने, दूसरा सबक्यूटेनियस एब्सेस जो पेरी इनल स्किन के बीनीथ होगा। तीसरा आपको बताया स्क्योरेक्टल जो स्क्योएनल फोसा में होगा। इसके बाद अगर ये एब्सेस पीछे से एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं डीप पोस्टनेटल स्पेस, वहां से होता हुआ ऑपोजिट साइड पे चला जाए तो उसको बोलते हैं हम हॉर्स शू एब्सेस, क्योंकि यू शेप मैग्नेट बन रहा है यहाँ पर, हॉर्स शू एब्सेस। उसके बाद ये हो सकता है कि जो रेक्टम का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला और सुपीरियर पार्ट ऑफ लिवेटर अनाई। ये रेक्टम है, ये सॉरी ये लिवेटर अनाई है, ये एम्पुला है। इन दोनों के दरमियान एब्सेस देखने को मिलेगा, यानी एम्पुला और सुपीरियर पार्ट ऑफ लिवेटर अनाई, तो उसको बोलते हैं पेल्वी रेक्टल एब्सेस। तो 6 टाइप की बता दी, पता नहीं कितने टाइप के, सबम्यूकोजल, सबक्यूटेनियस, स्क्योरेक्टल, हॉर्सशू और पेल्वी रेक्टल एब्सेस। एनाटॉमी के लिए अगर एब्सेस देखा जाए तो फिर डिफरेंट पार्ट से रिलेटेड होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला डेवलप होता है। एनल फिस्टुला का मेन कॉज क्या होता है, इसका अगर एनल एब्सेस को ठीक ठीक ना किया जाए या फिर वो ज़्यादा आगे सेपरेट कर जाए तो फिर क्या बनता है, एनल फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है दो हॉलो विस्तरा के दरमियान या फिर एक हॉलो विस्तरा और एक स्किन के दरमियान कंटिन्यूएशन होना, और वो कंटिन्यूएशन या फिर वो हॉलो पैसेज वे किसी न किसी एंडोडर्म या फिर किसी एपिथेलियम से कवर हो। तो ये फिस्टुला कहाँ पे ओपन होगा, एक साइड से फिस्टुला ओपन होगा ल्यूमेन ऑफ इनर किनार और दूसरी साइड पे ओपन होगा किसी स्किन के सरफेस से। ये फिस्टुला क्यों बने, क्योंकि अगर पेरी एनल एब्सेस को ठीक ना किया तो फिर पेरी एनल एब्सेस नुकसान पहुंचाती रहेगी जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल पैसेज वे देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एनल फिस्टुला। तो फिर एनल फिस्टुला आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये आपको एबनॉर्मल पैसेज वे, ये एबनॉर्मल पैसेज वे किसके दरमियान है, ल्यूमेन ऑफ इनर किनार के दरमियान और स्किन के दरमियान जो एनस को सराउंड करती है, जिसको आप पेरी एनल स्किन भी बोलते हैं। तो एनल फिस्टुला का मेन कॉज क्या होगा, सेपरेट एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ इनर एब्सेसेस। अब जो एनल फिस्टुला ये दो टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एनोरेक्टल रिंग से ऊपर है, एनोरेक्टल रिंग से नीचे है। तो आपको एक रिंग नजर आती है जिसको बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। एनोरेक्टल रिंग में 3 चीजें आती है। पहली बात, जो डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर का डीप पार्ट हो गया, इसके साथ इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर हो गया और इसके साथ ट्यूबोरेक्टालिस की स्लिंग होगी। तो 3 चीजें आती है। पहली बात, डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और इसके साथ ट्यूबोरेक्टालिस, इन तीनों की वजह से क्या बनता है, एनोरेक्टल रिंग। ये क्या प्रोवाइड करती है, ये फीकल कॉन्टिनेंस प्रोवाइड करती है। अगर ये फिस्टुला इससे ऊपर हो तो फिर ये जो फीसिस हो गए,
इस फिस्टुला से पास करते हुए स्किन के ऊपर आ जाएगी। अगर इससे नीचे हो तो फिर ऐसा कुछ चांस हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एनोरेक्टल रिंग फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन कर सकती है। तो फिर एनोरेक्टल रिंग की बेस पर हमने इसको हाई फिस्टुला या फिर लो फिस्टुला कह दिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिमूवल ऑफ एनोरेक्टल फॉरेन बॉडी, इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कैंसर एंड लिम्फ ड्रेनेज ऑफ इनर कैनाल। तो इसके बाद ये ब्लर क्यों है इतना? हाँ, जो अपर हाफ ऑफ इनर कैनाल है इसको सप्लाई करने वाली होती है लिम्फ नोड होते हैं, वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के अलोंग होते हैं। जो लोअर हाफ होती है उसको सप्लाई करने वाले मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं स्क्यू रेक्टल फोसा या फिर स्क्यू एनल फोसा, और उसकी इन्फेक्शन स्क्यू रेक्टल फोसा या फिर स्क्यू एनल फोसा किससे फील होती है? फैट के, जिसकी पुअर वेस्कुलराइजेशन होती है, और ये एनल किनाल के लैटरली होती है। तो फिर इन्फेक्शन एनल किनाल का जो यहाँ पे एनल किनाल का वो एनल म्यूकोसा से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पे, वहाँ पे के स्क्यू रेक्टल फोसा में आ जाएगा। तो पहला कॉज ये हो सकता है स्क्यू रेक्टल फोसा के इन्फेक्शन का, कि इन्फेक्शन एनल कैनाल से आ सकता है थ्रू एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, या फिर ये हो सकता है कि जो पेरिनेल स्किन है वहाँ पे जो हेयर फॉलिकल या फिर स्वेट ग्लैंड या फिर सेबेशियस ग्लैंड, इनके इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है स्क्यू रेक्टल फोसा का, ये ऑपोजिट साइड पे भी जा सकता है एक स्पेस के जरिए। उस स्पेस को बोलते हैं डीप पोस्टनेटल स्पेस। ये स्पेस एनल कैनाल के पीछे पड़ी हुई होती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लिनिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।